जैसा इसके पहले हम लोग राष्ट्र संघ के अंग के संबंध में पढ़े थे कि राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और उन अंगों के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। जैसे पहला अंग मैंने आपको बताया था कि पहला अंग होता है सभा, दूसरा अंग है परिषद और तीसरा अंग है सचिवालय। यह आप लोगों को याद होगा, सभा में मैंने बताया था कि इनकी जो सदस्य संख्या होती है, राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश होते हैं उन सभी सदस्य देशों से प्रतिनिधि यहाँ पर सभा में उपस्थित होते हैं। इसके बाद से परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वह सभा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। और इसके साथ साथ सभा में 5 अस्थायी सदस्य देश हुआ करते हैं। उन 5 देशों का नाम भी आप लोगों को बताया गया था। फिर आज हम लोगों को राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यों को जानना है कि राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उस स्थापना के बाद से राष्ट्र संघ को प्रमुख उत्तरदायित्व कौन कौन प्रदान किया गया था। तो इस तरह से आज बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र में ही चैप्टर राष्ट्र संघ के अंतर्गत राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्यों को जानना है। तो राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्र संघ के जो प्रमुख कार्य थे उसमें पहला कार्य जो है वह है प्रशासनिक कार्य। इसके बाद से दूसरा कार्य जो है वह है संरक्षण संबंधी कार्य। तीसरा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा है सामाजिक और आर्थिक कार्य। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो पहला कार्य है वह है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य का तात्पर्य यह है, राष्ट्र संघ की स्थापना में आपको कई बार बता चुका हूं कि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद से की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी तो ये भी मैंने आपको बताया था 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और राष्ट्र संघ के स्थापना का जो उद्देश्य था वह यही था विश्व शांति की स्थापना करना। और विश्व शांति की स्थापना करने के साथ साथ इसका जो प्रमुख कार्य है यहाँ पर वह है प्रशासनिक कार्य। विश्व शांति के अंतर्गत ही ये सब काम आते हैं। पहला जो कार्य था वह प्रशासनिक कार्य था। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्साय की जो संधि हुई थी, वर्साय की संधि की जो भी शर्तें थी, जो भी नियमें थी, उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने का जो कार्य था वह इस राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता था। जैसे वर्साय की संधि में यह बात की गई थी कि राष्ट्र संघ पर संधियों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इतना ही नहीं, संधियों को सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त भी राष्ट्र संघ को सार की घाटी और बेजिंग के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 15 वर्षों के लिए जो सार का प्रदेश था वह सार का प्रदेश जो फ्रांस को दे दिया गया था, उस फ्रांस के पास से इस सार के प्रदेश को पुनः जर्मनी को प्राप्त कराना, यह पूरा का पूरा उत्तरदायित्व एक तरह से वर्साय की जो संधि थी उस संधि के क्रियान्वित करने का जो कार्य था वह राष्ट्र संघ के सम्मुख था। इसलिए
यह प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता था कि यह वर्साई की संधि को सही ढंग से क्रियान्वित करने का कार्य करे। इसके बाद से जो दूसरा कार्य था वह है संरक्षण संबंधी कार्य। संरक्षण संबंधी कार्य का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश थे उन सभी देशों को क्या करना, संरक्षण प्रदान करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। यदि कोई देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसको जो है कि आक्रमणकारी घोषित करना, इसके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये सभी का सभी जो है कि उत्तरदायित्व राष्ट्र संघ को दिया गया था। और यह जो कार्य था वह संरक्षण संबंधी कार्य के अंतर्गत आता था कि वह किस प्रकार से संरक्षण करेगा जो भी अपने सदस्य देश है। इसके साथ साथ जो उपनिवेश देश थे, जैसा कि वर्साई की संधि में मैंने बताया था कि जर्मनी के द्वारा जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होता है तो यहां पर जितने भी उसके उपनिवेश देश थे उन उपनिवेश देशों का भी प्रबंध करना कि वहां पर कैसे किस प्रकार का जो है कि किसका अधिकार होगा। तो कहने के लिए यहाँ पर जितने भी उपनिवेश देश थे उस पर राष्ट्र संघ ने अपना उत्तरदायित्व लेता है। राष्ट्र संघ के संरक्षण में कहा गया कि उन सभी देशों को राष्ट्र संघ के संरक्षण में रखा जाएगा, लेकिन राष्ट्र संघ के संरक्षण में रखा जाएगा तात्पर्य यह है कि जितने भी राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे उन सभी देशों को किसी न किसी देश को किसी न किसी उपनिवेश को आपस में बांट दिया गया कि फला उपनिवेश पे इस देश का अधिकार होगा, वह देश उस जो है कि उपनिवेश का देख रेख करेगा, उसके अधिकार क्षेत्र में वह रहेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ का यह दायित्व था कि जितने भी उपनिवेश देश थे उन सभी के सभी उपनिवेश देशों को संरक्षण प्रदान किया जाए। जितने भी राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे उन सभी देशों को संरक्षण प्रदान किया जाए। किसी प्रकार की यदि उनके अंतर्गत किसी समस्या से वह ग्रसित हो रहे हैं तो उस समस्या को दूर करने का कार्य किया जाए। यह जो दूसरा कार्य है वह है संरक्षण संबंधी कार्य। इसके बाद से बात आती है जो तीसरा टॉपिक है वह है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद से विभिन्न देशों में निवास करने वाले जो भी अल्पसंख्यक थे उन अल्पसंख्यकों को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था कि उनको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाए। जो भी अल्पसंख्यक हुआ करते थे उस समय अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को सब देख चुके थे। तो यह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, चाहे वो किसी भी देश में थे। तो ये जो अल्पसंख्यक थे उन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो दायित्व था वह राष्ट्र संघ को प्रदान किया गया कि राष्ट्र संघ उन अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करेगा, उनको सही न्याय दिलाएगा, उनके ऊपर किसी तरह का यदि वहां पर जिस देश में भी वह अल्पसंख्यक निवास करता है उस अल्पसंख्यकों के किसी भी प्रकार के यदि हित का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको किसी जो है कि लाभ से वंचित किया जा रहा है, तो राष्ट्र संघ उसका उत्तरदायित्व लेगा और उन्हें सही न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा ताकि उनको किसी तरह से असुरक्षा न महसूस हो, अपने आप को वह कमजोर या असहाय महसूस न करें। जिस प्रकार से सभी जनता को जो अधिकार प्रदान किया गया है, जो लाभ प्रदान किया जा रहा है, वह सबके सब लाभ इन अल्पसंख्यकों को प्रदान किया जाए, इसका सुरक्षा राष्ट्र संघ को दिया गया। इसके बाद से चौथा जो कार्य था वह है सामाजिक और आर्थिक कार्य। जैसे समाज में अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, आर्थिक दृष्टि से भी समाज में समानता नहीं थी, इन सभी व्यवस्थाओं को राष्ट्र संघ के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया और राष्ट्र संघ को इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक कार्य का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया था।
राष्ट्र संघ ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के पुनर्निर्माण में योग दिया था। अर्थात राष्ट्र संघ के सदस्य देश जितने भी थे, उन सभी सदस्य देशों में यदि कोई देश आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, तो अन्य देशों के द्वारा उसको व्यापार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने का प्रयास किया जाता था और यह कार्य राष्ट्र संघ का था। विश्व के सभी राष्ट्रों को स्वस्थ आर्थिक नीतियां अपनाने को प्रेरित किया गया। ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बेल्जियम है, इन सभी देशों के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में राष्ट्र संघ का योगदान बिल्कुल उस समय उल्लेखनीय था। यूनान है, हंगरी है, बल्गारिया है, ऑस्ट्रिया है, इन देशों के शरणार्थियों को बसाने में राष्ट्र संघ की योजना प्रशंसनीय थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कई देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सही करने में राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे यहाँ आपको मैंने अभी बताया कि यूनान है, इसके साथ साथ बल्गारिया है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इन देशों में जो भी प्रवासी थे या फिर कह लीजिए शरणार्थी थे, उन लोगों को भी बसाने का कार्य किया गया, उनको भी बसाने का कार्य राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से राष्ट्र संघ सामाजिक और आर्थिक कार्यों को करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बाल विकास और नारी कल्याण के अनेक नियम राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए। इसी प्रकार संचार और परिवहन, विद्युत, जल वितरण, दासता, बेगारी, वेश्यावृत्ति का अंत करने के लिए, मादक पदार्थों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य जो थे वह राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी राष्ट्र संघ के द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था और उस क्षेत्र में सराहनीय योगदान भी राष्ट्र संघ का था, ताकि किसी प्रकार की समाज में अव्यवस्था न उत्पन्न हो, आर्थिक दृष्टि से भी कोई देश बिल्कुल तंग न हो। इस दृष्टिकोण से भी राष्ट्र संघ जो है कि महत्वपूर्ण कार्य किया। पांचवा जो कार्य है वह है अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस लिए की गई थी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह यही था, अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना, ताकि आने वाले समय में फिर से प्रथम विश्व युद्ध की तरह से कोई युद्ध न होने पाए, कोई देश इस तरह से जो है कि तबाह न हो और विश्व में शांति की स्थापना हो सके। तो यहाँ पर राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यों में अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना भी एक प्रमुख कार्य था। इसके अंतर्गत इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसके चार्टर में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। चार्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार से किसी देश का संविधान होता है उसी तरह से इस राष्ट्र संघ का भी क्या था, चार्टर था, और उस चार्टर में इस राष्ट्र संघ के सभी नियमों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। तो इस चार्टर में राष्ट्र संघ के तरह 4 बातों का उल्लेख किया गया था, जिसमें पहला था राष्ट्र संघ के सदस्यों को कुछ ऐसी कानूनी बाध्यताएं तथा उत्तरदायित्वों का पालन करने को कहा गया जिसके कारण युद्ध एक बड़ी सीमा तक मर्यादित हो जाता था। यानी इसमें कुछ ऐसे भी नियम कानून थे जो इस देश के सदस्य देश, राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों को युद्ध करने से मतलब उनको रोकता था।
एक मिनट इसको थोड़ा कम। तो पहला जो व्यवस्था बनाई गई, इसके जो उपबंध थे, इसके जो नियम थे, वह विभिन्न देशों को क्या करते थे, मर्यादित करते थे। किस लिए? युद्ध न करने के लिए। इस चार्टर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के संबंध में जो बात कही गई थी, राष्ट्र संघ के चार्टर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो सके। दूसरा उपबंध यह कहा गया कि कोई भी यदि विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसको शांति ढंग से क्या किया जाए, समाधान किया जाए। तीसरी बात कही गई, युद्ध प्रारंभ हो जाने पर या किसी राज्य द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर आक्रमणकारी या दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी। इस तीसरे बिंदु में कहा गया, अगर कोई देश राष्ट्र संघ के नियमों का पालन नहीं करता है, यदि किसी देश के ऊपर क्या करता है, आक्रमण कर देता है, तो उसको जो है कि आर्थिक और अन्य मदद क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। उसको किसी तरह की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह से विश्व में शांति स्थापना करने के लिए यह व्यवस्था बनाया गया। चौथा बात यह कहा गया कि युद्ध को समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण की योजना पर बल दिया जाए। स्वाभाविक है कि विश्व में यदि निशस्त्रीकरण का पालन कठोरता से किया जाए तो युद्ध की संभावना दूर दूर तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब किसी के पास अस्त्र शस्त्र में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, तो युद्ध करने से प्रत्येक देश डरेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब सैनिक दृष्टिकोण से या फिर जो है कि अस्त्र शस्त्र के माध्यम से प्रत्येक देश यदि संपन्न होता है तो वह युद्ध की स्थिति और वहां उत्पन्न होती है, युद्ध की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यह हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र संघ के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। फिर से मैं एक बार आपको जो है कि दोहरा दे रहा हूं। पहला है प्रशासनिक कार्य, दूसरा है संरक्षण संबंधी कार्य, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। मैंने आपको अल्पसंख्यक भी बताया था, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्पसंख्यक किनको कहते हैं। तो अल्पसंख्यक जिस देश में भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग सबसे कम से कम होते हैं, उन्हीं को वहां का क्या माना जाता है, अल्पसंख्यक माना जाता है। चौथा है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का कार्य। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। यह प्रमुख रूप से राष्ट्र संघ के क्या रहे, कार्य रहे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि राष्ट्र संघ का जो विफलता के कारण थे, अर्थात आपको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1914 से लेकर के 1918 के। तो यहां प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। इसके बाद से राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, किसके लिए, विश्व शांति के लिए। लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना के बावजूद भी यह राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। यह 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई विश्व शांति के लिए, परंतु यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहता है
और राष्ट्र संघ क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो राष्ट्र संघ के विफलता के क्या कारण थे, अर्थात राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य को पूरा क्यों नहीं कर सका और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, इसके संबंध में हम लोग फिर आगे देखेंगे। देखिए, राष्ट्र संघ की विफलता के कारण, अर्थात राष्ट्र संघ क्यों फिर से लास्ट में नष्ट हो जाता है या अपना कार्य नहीं कर पाता है। सबसे पहला काम यह है कि संवैधानिक दुर्बलताएं। संवैधानिक दुर्बलता का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी, इसके जितने भी सदस्य देश थे, वे सभी के सभी सदस्य देश इसके नियम को मानने के लिए उनको हम बाध्य नहीं कर सकते थे। उनको बिल्कुल हम जो है कि जबरदस्ती नहीं कर सकते थे कि आपको इस राष्ट्र संघ के नियम को पालन करना ही है। अर्थात नैतिकता पर आधारित था कि वह देश इस राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए जिस देश को इस राष्ट्र संघ की आवश्यकता महसूस होती थी, वह इसकी सदस्यता क्या करता था, प्राप्त करता था। और जैसे ही उसको ये लगता था कि हमको अब इस राष्ट्र संघ की सदस्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करना जरूरी होता था। तो जब उनको अपने स्वार्थ की आवश्यकता होती थी, स्वार्थ सिद्धि करना होता था, तो राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करते थे, जैसे जापान के द्वारा किया गया। जब उसको मंचूरिया पर आक्रमण करना था तो वह राष्ट्र संघ की सदस्यता क्या किया, त्याग दिया। तो यहाँ पर जो संवैधानिक दुर्बलता के रूप में देखा गया कि राष्ट्र संघ की जो शर्तों का पालन करने की जो कठोरता थी, वह बिल्कुल सही नहीं थी और देश उसका कठोरता से पालन नहीं करते थे। इसलिए पहला कारण है राष्ट्र संघ की विफलता का कि वह संवैधानिक क्या थे, दुर्बलता थी कि वहां के सदस्य देशों के साथ नरमी से सभी पेश आते थे। इस वजह से यह पहला कारण है संवैधानिक दुर्बलताएं। इसके बाद से जो अगला विफलता का कारण है वह है संरचनात्मक दुर्बलताएं। संरचनात्मक दुर्बलता का तात्पर्य यह है कि जब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, अभी मैंने जब राष्ट्र संघ के स्थापना पढ़ाया था कि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसकी स्थापना तो की थी, परंतु इसके स्थापना से लेकर के विफलता तक अमेरिका इस राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि अमेरिका की सीनेट के द्वारा यह स्वीकृति नहीं प्रदान की गई कि वह राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त करे। तो इसकी जो बनावट ही थी ऐसी कि यहां पर जिसने इसको बनाया उसने ही इसकी सदस्यता को प्राप्त नहीं किया। इसके साथ साथ जो भी पराजित देश थे उनको इसमें राष्ट्र संघ की जो की सदस्यता में स्थान नहीं दिया गया। तो इसकी जो संरचनात्मक आकार था, इसको जो बनाने का प्रक्रिया था, वहीं से थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है कि सभी देशों को समानता का दर्जा यहां प्रदान नहीं किया गया। इस वजह से भी राष्ट्र संघ की विफलता का कारण माना जाता है। समय कम है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तीसरा है
अमेरिका का असहयोग, अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से अमेरिका इसमें बिल्कुल सहयोग की भावना बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्योंकि जब सदस्यता इसने प्राप्त नहीं किया तो अमेरिका का इसमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं था, किसी तरह की कोई सहभागिता नहीं रही और धीरे धीरे इसके सदस्य देश जो भी थे वह अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे और अंततोगत्वा यह माना जाता है कि अगर अमेरिका इसका सदस्य होता तो शायद यह राष्ट्र संघ विफल नहीं हुआ होता और इस तरह से अमेरिका का असहयोग राष्ट्र संघ की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है कि अमेरिका का इसमें विशेष कोई सहयोग नहीं था, जिसके वजह से राष्ट्र संघ लास्ट में अपने उद्देश्य में, अपने कार्यों में विफल हो जाता है। चौथा है वर्साय संधि की उपज। वर्साय की संधि को मैंने विस्तृत आपको बताया था कि वर्साय की जो संधि हुई थी उसको एक तरफा संधि भी हम कह सकते हैं कि केवल जितने भी प्रथम विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले देश थे उन्हीं देशों का यह संधि था, जिसमें जर्मनी को सबसे ज्यादा क्षति हुई थी और जर्मनी को इस वर्साय की संधि में आमंत्रित नहीं किया गया था और यहीं से जो जर्मनी इस वर्साय की संधि के प्रति असंतोष व्यक्त किया, इसी का कारण माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में फिर से यह राष्ट्र संघ विफल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हुआ था। इस तरह से वर्साय की जो संधि है यह इसकी उपज मानी जाती है कि वर्साय की संधि का नियमों का पालन हिटलर के द्वारा धीरे धीरे बंद कर दिया गया, निशस्त्रीकरण सम्मेलनों में भाग लेना बंद कर दिया गया और इस प्रकार से जो प्रतिशोध की भावना उसके अंदर विद्यमान थी, जर्मनी के लोगों के बीच विद्यमान थी और वह द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दी। तो इस प्रकार से वर्साय की जो संधि थी वह भी इस राष्ट्र संघ की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। उसके बाद से आता है पांचवा राष्ट्र संघ की विफलता के कारण में कि सदस्य राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीतियां, अर्थात राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश थे उन सभी सदस्य देशों में जो नीतियां थीं वह नीतियां स्वाभाविक है कि एक जैसी नहीं हो सकती हैं। जब इस राष्ट्र संघ के द्वारा किसी तरह का किसी देश के सम्मुख या फिर किसी देश के विरुद्ध कोई नियम या फिर कोई चुनाव या फिर कोई मतदान होता था तो उसमें अनेक देश ऐसे भी थे जो अपने नीतियों के या फिर जो है कि उस देश के प्रति विद्रोह या फिर उस देश के प्रति मतदान करना नहीं चाहते थे। तो एक दूसरे से परस्पर विरोध की भावना रखने वाले या सदस्य देशों के द्वारा भी इस राष्ट्र संघ की विफलता का कारण माना जाता है कि जो उनकी नीतियां थी वो दूसरे से विरुद्ध थी, विपरीत थी। इस वजह से भी आपस में सदस्य देशों के द्वारा सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाता था। छठा कारण है निशस्त्रीकरण की असफलता, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद से राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश निशस्त्रीकरण की बात करते थे, लेकिन आप लोगों ने देखा कि रूस को इस राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं प्रदान की गई क्योंकि वह साम्यवादी नीति को अपनाना चाहता था। वहां पर साम्यवादी क्रांति खूब जोरों से चल रही थी। तो इस प्रकार से साम्यवादी नीति के वजह से रूस को भी यहां पर स्थान नहीं दिया गया। तो ये जो निशस्त्रीकरण की असफलता की बात जो है, अर्थात विभिन्न देशों के द्वारा निशस्त्रीकरण की बात तो की जाती थी लेकिन उनके मन में यह निशस्त्रीकरण केवल दिखावा था। अंदर ही अंदर वो उनकी ये लालसा थी कि अपने देश के अस्त्र शस्त्र इसके साथ साथ सैनिक को जो है कि वृद्धि की जाए और यह होड़ सभी देशों में लग गई और सब के सब निशस्त्रीकरण को बिल्कुल भूल गए और इसी प्रकार से हिटलर भी
अपने देश के संपूर्ण कारखानों में आदेशित करता है कि संपूर्ण कारखानों में जो है कि अस्त्र शस्त्र का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। इस तरह से निशस्त्रीकरण की असफलता ही राष्ट्र संघ की विफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से आता है उग्र राष्ट्रीयता की भावना। उग्र राष्ट्रीयता की भावना का तात्पर्य यह है कि अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना में तीव्र गति से वृद्धि होना, और विशेष करके यह जर्मनी के ऊपर लागू होता है कि फ्रांस के द्वारा जर्मनी को बिल्कुल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक रूप से या फिर क्षेत्रीय रूप से कमजोर करने का प्रयास किया गया था। और यहां पर इसी के वजह से जर्मनी में उग्र राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेती है और यह राष्ट्र संघ की विफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य क्या क्या थे। अगला, राष्ट्र संघ की विफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, जिसमें मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। पहला है संवैधानिक दुर्बलताएं, दूसरा है संरचनात्मक दुर्बलताएं, तीसरा अमेरिका का असहयोग, चौथा है वर्साय संधि की उपज, पांचवा है सदस्य राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीतियां, छठा है निशस्त्रीकरण की असफलता और सातवां है उग्र राष्ट्रीयता की भावना।